आज दुनिया इंटरनेट पर सोशल मीडिया की दीवानी हुई पड़ी है, लेकिन किसी भी चीज़ की अगर अति हो जाए तो अंजाम बुरा ही होता है। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती ने एक बहुत ही भयानक कांड को अंजाम दे दिया। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। 19 साल की गौरी श्रीवास्तव सेकंड ईयर की लॉ स्टूडेंट थी। स्वभाव से खुश मिजाज, खुले विचारों वाली, मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की थी। पिता शिशिर श्रीवास्तव की अमीनाबाद में ही इंटीरियर डेकोरेशन के सामान की शॉप थी। वहीं गौरी की मां तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ थी। गौरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी जिसको वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन 1 फरवरी 2015 के दिन इस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना तृप्ति और शिशिर ने भी नहीं की होगी। दरअसल 1 फरवरी 2015 के दिन गौरी की मां तृप्ति ने अपनी बेटी को अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए कहा। गौरी करीब दोपहर 12:30 बजे घर से निकली और उसको मंदिर भी जाना था। गौरी ने मां को कहा उसको आने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो मैं आते हुए पापा की जैकेट लेते हुए आऊँगी। इसके बाद गौरी ने पास ही की दुकान में पिता की जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए दी, फिर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान ही गौरी को उसके कई जानने वालों ने भी देखा था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि वे गौरी को आखिरी बार देख रहे थे। शाम के 4 बज गए थे। गौरी को घर से निकले काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन गौरी घर नहीं लौटी तो माँ को चिंता सताने लगी। उन्होंने गौरी को फ़ोन किया, घंटी बजती रही लेकिन गौरी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद भी गौरी की माँ ने कई बार फ़ोन लगाया लेकिन गौरी ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। इस बात से परेशान होकर उन्होंने गौरी के पिता को फ़ोन किया जो कि उस समय अपनी दुकान पर थे और बताया कि गौरी अब तक घर नहीं लौटी है और काफ़ी फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठा रही है। पिता ने भी फिर गौरी को फ़ोन लगाना शुरू किया। कई बार फ़ोन करने के बाद एक लड़का फ़ोन उठाता है। उसने कहा कि आप टेंशन मत लो, गौरी रात तक वापस लौट आएगी। किसी अनजान लड़के के फ़ोन उठाने के बाद गौरी के पिता ने दोबारा फ़ोन किया तो लड़के ने फिर वही बात कही। उन्होंने उस लड़के से कहा कि गौरी से बात करवाओ, तो लड़के ने तुरंत फ़ोन काट दिया। अब शाम के 5 बज चुके थे लेकिन गौरी का कुछ पता नहीं था। गौरी के पिता भी घर लौट आए। उन्होंने तृप्ति से कहा कि क्यों ना थोड़ी देर और गौरी का इंतज़ार कर लेते हैं, क्या पता वो दोस्तों के साथ हो और थोड़ी देर में आ जाए। लेकिन समय निकला जा रहा था, शाम और ज़्यादा हो गई, अंधेरा भी होने लगा। गौरी का अभी भी कोई अता पता नहीं था तो गौरी की माँ ने एक बार और गौरी को फ़ोन किया। फिर से उसी लड़के ने फ़ोन उठाया और बताया कि गौरी उसके साथ इको पार्क में है और थोड़ी देर में वह घर पहुंच जाएगी, आप चिंता ना करें। गौरी की माँ ने लड़के से कहा कि एक बार वह गौरी से उनकी बात करवा दे, लेकिन इस बार भी लड़के ने फ़ोन काट दिया और बात नहीं करवाई। अब इनको यह लड़का संदिग्ध लगने लग जाता है और वह सोचते हैं पुलिस को सूचना दे दी जाए। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बार फिर गौरी को फ़ोन किया। काफ़ी देर बाद लड़के ने फ़ोन उठाया और कहा कि गौरी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह उसको SGPGI अस्पताल लेकर जा रहा है। यह सुनकर गौरी के माता पिता बदहवास होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में गौरी के बारे में मालूम करने के बाद फिर दोनों इको पार्क चले जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें गौरी नहीं मिलती है। यह सब करते हुए शाम के 7 बज जाते हैं, लेकिन गौरी का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो उन्होंने फिर गौरी को फ़ोन किया, लेकिन अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। गौरी के माता पिता की टेंशन और बढ़ जाती है तो वे अमीनाबाद पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस दिन की सारी घटना पुलिस को बताते हैं कि सुबह बेटी जैकेट को ड्राई क्लीन करवाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से ही वो घर नहीं आई है। उसके मोबाइल पर फ़ोन कर रहे हैं तो कोई और ही फ़ोन उठा रहा है। यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले गौरी की एक फ़ोटो लेते हैं और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर देते हैं। इसी तरह 1 फरवरी की रात बीत जाती है और फिर 2 फरवरी 2015 के दिन सुबह के 7 बजे शहीद पथ रोड के पास कुछ लोगों को एक बोरी सड़क पर पड़ी हुई दिखती है। उस बोरी के आसपास कई कुत्ते घूम रहे थे। वे बार बार बोरी को सूंघ रहे थे और उसको
खोलने की सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने बोरी को नोचा तो उसमें से किसी इंसान के कटे हुए पैर बाहर निकले। फिर कुत्ते उसको नोचने लग जाते हैं। कुछ लोग कुत्तों को वहां से भगाते हैं और इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और उन कटे हुए पैरों को कब्जे में लेकर आसपास तलाशी करने लग जाते हैं। तभी उनको पास की झाड़ियों से एक और बोरी मिलती है। इस बोरी में उनको कटे हुए इंसानी हाथ और सिर मिलते हैं। देखने से ऐसा लग रहा था ये किसी लड़की की लाश है। आसपास के लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में तलाशने के बाद शरीर के और भी अंग पुलिस को मिल जाते हैं। सभी अंगों को रीअरेंज करने के लिए उनको अस्पताल भेज दिया जाता है। लखनऊ जैसे शहर में किसी इंसानी लाश के अंगों का इस तरह मिलना वाकई में सभी को हैरान कर देता है। देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। उधर गौरी के माता पिता तो वैसे ही बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी थी। जब लाश को रीअरेंज कर लिया गया तो 3 फरवरी को पुलिस ने गौरी के माता पिता को अस्पताल बुलवाया ताकि वे लाश की पहचान कर सकें। जैसे ही माता पिता ने लाश देखी तो वे फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। ये लाश गौरी की ही थी। साथ ही मिले गौरी के हाथ के कंगन और कानों की बालियों से उनको ये साफ हो गया था कि ये लाश हमारी बेटी की है। पुलिस अब इस मामले को मर्डर केस मानकर अपनी आगे की जांच शुरू कर देती है। वहीं न्यूज़ चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह गौरी की खबर चल रही थी। पुलिस ने गौरी की कॉल डिटेल निकलवाई तो कुछ खास बातें उसमें पता नहीं चल सकी क्योंकि गौरी के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा कॉल उसी के माता पिता के थे। बाकी जिन अन्य नंबरों पर गौरी की बात हुई थी उनसे भी पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी थी। फिर पुलिस गौरी की लास्ट लोकेशन पता करवाती है तो उनको पता चलता है कि अंतिम बार वह तेलीबाग इलाके में थी। पुलिस ने गौरी के माता पिता से पूछा कि क्या तेलीबाग में आपके कोई रिश्तेदार या फिर गौरी का कोई स्कूल या कॉलेज का दोस्त रहता है। गौरी के माता पिता ने कहा कि वहाँ तो उनकी जान पहचान का कोई नहीं रहता है और ना ही गौरी का कोई दोस्त रहता है। अगर रहता तो हमको मालूम होता। पड़ोसियों ने भी बताया कि गौरी ने कभी उनके सामने भी तेलीबाग का जिक्र नहीं किया था। इस केस में पुलिस ने अपनी कई टीमें बनाई थी। फिर पुलिस की एक टीम तेलीबाग के सभी सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखना शुरू कर देती है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देखने से केस में कुछ लीड मिलती है। एक फुटेज में पुलिस को गौरी पैदल चलती दिखाई देती है। वह फ़ोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी। फिर आगे चलकर वह एक बाइक पर बैठ गई। बाइक पर एक लड़का था जिसने हेलमेट पहना हुआ था। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। पुलिस के पास गौरी का बस यही एक फुटेज था। सीसीटीवी फुटेज इतनी साफ नहीं थी कि बाइक का नंबर पता लग पाता क्योंकि वे लोग काफ़ी दूर थे। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने पता लगा लिया कि बाइक कौन सी कंपनी की थी। फिर पुलिस की टीम ने आरटीओ ऑफिस से बाइक की जानकारी निकालनी शुरू करी, लेकिन यहाँ भी बाइक से संबंधित जानकारी उनको नहीं मिल पाई। फिर पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग में ही लोगों से बाइक के बारे में पूछना शुरू किया। हो सकता है वहाँ के लोगों ने उस बाइक को देखा हो तो वहाँ से उनको बाइक के बारे में मालूम चल जाता है। पता लग गया कि यह बाइक किसकी है। पता चला कि यह गौरी का ही एक दोस्त है जो कि तेलीबाग में ही रहता है, जिसका नाम हिमांशु प्रजापति था। पुलिस हिमांशु की सारी कुंडली खंगालनी शुरू कर देती है। पुलिस को पता चलता है 23 वर्षीय हिमांशु राजस्थान का रहने वाला है और हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बीकॉम की प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वह एसएससी की कोचिंग भी ले रहा था। पुलिस ने जब हिमांशु के जानने वालों को सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो वे उसको तुरंत पहचान लेते हैं। पुलिस के मुताबिक गौरी आखिरी बार हिमांशु के साथ ही देखी गई थी। पुलिस तुरंत हिमांशु के घर जाती है। वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है। सिर्फ हिमांशु ही घर पर अकेला था। वो भी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने सब जगह देखा, उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही मालूम चल गया वो कहां है और उसको वहां से पकड़ लिया। पुलिस के पूछने पर पहले तो हिमांशु ने साफ मना कर दिया कि वह
गौरी के साथ उस समय नहीं था, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी को वो सच्चाई बताई जिसको सुनकर सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उसने बताया कि 1 साल पहले यानी 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात गौरी से हुई थी। गौरी काफ़ी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके कई मेल फ्रेंड भी थे। वह सभी से व्हाट्सएप पर बात किया करती थी। हिमांशु से भी उसकी पहली बार बात व्हाट्सएप पर ही हुई थी। वह कभी फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन जब हमारी दोस्ती गहरी हुई तो हम दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया था। जनवरी 2015 के दिन किसी काम से हिमांशु का परिवार मुंबई चला गया, लेकिन हिमांशु उनके साथ नहीं गया। 4 फरवरी को उसके घर वालों को वापस लौटना था। हिमांशु ने सोचा कि क्यों ना गौरी को वो अपने घर पर बुलाए। दरअसल वह मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था। उसको लगता था कि गौरी भी उसको प्यार करती है, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। लेकिन गौरी उसको सिर्फ अच्छा दोस्त मानती थी। इसलिए हिमांशु के कहने पर घर पर बिना बताए वह उससे मिलने के लिए राजी हो गई। 1 फरवरी 2015 को हिमांशु ने गौरी को बाइक पर बैठाया और उसको अपने घर पर लाया। दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी हिमांशु ने उसको कहा कि वो अपना फ़ोन उसको दिखाए, लेकिन गौरी ने फ़ोन देने से इनकार कर दिया। इस बात पर उसको बहुत गुस्सा आया था और फिर गुस्से में हिमांशु ने उसका फ़ोन छीन लिया। उसने गौरी से फ़ोन का पासवर्ड मांगा तो उसने पासवर्ड देने के लिए दबाव बनाया। जैसे तैसे करके उसने गौरी से पासवर्ड ले लिया था। फ़ोन खोला तो देखा कि गौरी ने कुछ फ़ोटो अपने किसी मेल फ्रेंड को भेजी हुई हैं। यह देखते ही हिमांशु बौखला जाता है। दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि हिमांशु उसका गला दबाने लगता है। काफ़ी देर तक गला दबाने के बाद जब गौरी बेहोश होकर वहीं गिर जाती है, हिमांशु को लगा कि वह मर गई है। वह बहुत घबरा जाता है, इसलिए घबरा कर वह घर से कहीं चला जाता है। बाइक से जाकर अपने एक दोस्त को लाता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती है। फिर उसका दोस्त भी वहाँ से चला जाता है। हिमांशु काफ़ी टेंशन में था और वह सोचता है लाश को ठिकाने कैसे और कहाँ लगाया जाए। फिर बाहर जाकर वो खूब शराब पीता है और लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए ये सोच रहा था। फिर उसने पास ही की एक दुकान से एक आरी और कुछ बोरियां खरीदी। घर आकर उसने गौरी के शव के टुकड़े किए और बोरियों में भरकर उन्हें शहीद पथ रोड और उसके आसपास के इलाकों में ठिकाने लगा दिए। शव को ठिकाने लगाने के बाद उसने घर को अच्छी तरह से साफ किया और फिर सो जाता है। जब गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि जब हिमांशु ने गौरी का गला घोटा था तो उसको मरा हुआ समझ लिया था। तब वह मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। वो बस कोमा में चली गई थी। हिमांशु ने उसको मरा हुआ समझकर आरी से काट दिया था। हिमांशु के बयान के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था और चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। 9 साल पहले हुए इस हत्याकांड के आरोपी हिमांशु प्रजापति को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अभी भी हत्याकांड का ट्रायल चल रहा है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।